एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक करंट और कॉज ऑफ करंट के बारे में बात की थी हमने, इसमें कुछ टर्म्स को हमने एक्सप्लेन किया था कि करंट बेसिकली होता क्या है, किस वजह से फ्लो करता है। तो आज की वीडियो में हम उसके आगे का पार्ट देखना चाहेंगे। आज हम बात करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। सो करंट डेंसिटी इज बेसिकली इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर रेदर देन द कंडक्टर एज ए होल। मतलब किसी कंडक्टर के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया थ्रू एन इनफाइनाइट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया से करंट कितनी पास कर रही है, जो एरिया है वो क्या है, करंट फ्लो की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो आगे देखते हैं क्या है। द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट P इज गिवन बाय वेक्टर J इक्वल्स टू di by dA एंड कैप। मतलब कि किसी पर्टिकुलर परपेंडिकुलर एरिया, मतलब जो करंट फ्लो कर रही होगी तो करंट फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया है उससे कितनी करंट पास कर रही है वो क्या होगा, आपकी करंट डेंसिटी। अब वेक्टर लगा हुआ है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, एरिया के परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन में। जैसे कि डायग्राम में दे रखा है कि ये इंटरसेक्शन बना रखा है हमने, तो इसके दो कंपोनेंट कर रखे हैं, ए पैरेलल एंड ए परपेंडिकुलर। ए पैरेलल को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, ध्यान किसका रखते हैं, ए परपेंडिकुलर का, जो कि क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा। सो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा और ध्यान रखूँ तो मुझे पता चल रहा है कि जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है, करंट की डायरेक्शन के अलोंग या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट नॉर्मल टू दी करंट, तो क्या होगा कि हमें वेक्टर जे लिखना है तो क्या होगा, डी आई, सपोज कोई करंट एलिमेंट पास कर रहा है किसी परपेंडिकुलर सरफेस एरिया से, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर सरफेस एरिया जो है वो है आपका डी ए कॉस थीटा। क्योंकि अगर थीटा है तो ये सरफेस एरिया ए है, तो जिस साइड में एंगल आपका थीटा होता है उस वाली साइड को आप ए कॉस थीटा से शो करते हैं। तो अगर मैं इसको एलिमेंटल फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा, वेक्टर जे डॉट डी ए इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका, डी आई। नेक्स्ट इज फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। मतलब अगर मान लो आप करंट जो है किसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रही है तो वहां पे आप करंट डेंसिटी नॉर्मली डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन ए। सो अगर मैं आई की बात करूं, आई क्या बन जाएगा, जे ए कॉस थीटा। मतलब वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, जो कि क्या बन जाएगी, आपकी फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टर्म्स में देखा होगा कि ई डॉट ए जो होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम उसी तरीके से जे डॉट ए क्या होता है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट टर्म इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। तो जब भी क्या होता है, कोई कंडक्टर के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, फोर्स लगता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो रैंडम डायरेक्शन में जो मोशन कर रहे थे वो क्या हो जाएंगे, बायस्ड हो जाएंगे, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। एज द रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्लोली इन डायरेक्शन। इफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स ए डिस्टेंस एल, सपोज मान लो कि वो एल डिस्टेंस मूव कर रहे हैं टी टाइम में, तो यहाँ से हम आप क्या लिख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी डी, जिसको हम बोलते हैं एल बाई टी। यदि मान लो तो टाइम के अंदर जो आपका जो सक्सेसिव कॉलिजन्स होंगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन सेकंड से जब कोलाइड करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव कॉलिजन। तो एक कॉलिजन के अंदर अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है तो टाइम लग रहा है, तो जो ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस होगी आपकी एल, वो क्या होगी, 1/2 ए टी स्क्वायर। तो 1/2 ए की जगह क्या लिखेंगे अब,
एक्सेलरेशन। अब जब आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, उस पर क्यू ही फोर्स लगेगा और उसको मास से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपकी जो एल होगी वो क्या बन जाएगी, 1/2 ई इंटू स्मॉल ई अपॉन एम इंटू टो स्क्वायर। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वी डी वो क्या होगा, एटी। क्योंकि हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी तो मेरे पास होगी नहीं, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। सो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवहन वेग, और वो क्या होगा ए इंटू टी। और ए की वैल्यू जो हमने प्रीवियसली रखी थी वो क्या होगी, ई अपॉन एम इंटू टो। In order, the order of drift velocity is 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है वो -4 का होता है, यानी कि ये बहुत ही कम होता है। इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू थर्मल स्पीड 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे थे उनकी स्पीड क्या होती है, 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ कंसिडर ए सिलेंडर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया ए प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मान लो कोई कंडक्टर आपका जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कंडक्टर के अंदर उनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डेल्टा टी टाइम में क्या होगा, v इंटू डेल्टा टी। द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन इज ए वी डी इंटू डेल्टा टी। क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ आपके पास आ गई वी डी इंटू डेल्टा टी, और एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उन्होंने वो कितना हो जाएगा, ए वी डी डेल्टा टी। मान लो कि n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वायर के अंदर, यानी कि अगर मान लो आप 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले रहे हो तो उसमें n इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाफ वॉल्यूम के अंदर कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मुझे टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस वॉल्यूम के अंदर कितने हैं, कौन सा वॉल्यूम जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जो कि डैश डैश लाइन से आपको शो कर रखा है पर वर्टिकल लाइन से, तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो क्या हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम। n इंटू वॉल्यूम, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n अपॉन वॉल्यूम को अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज कैरियर्स का अमाउंट आ जाएगा कि कितने चार्ज कैरियर है वहाँ पे। सो जो वॉल्यूम आएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, ए वी डी डेल्टा टी, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो पास कर रहा होगा वो क्या होगा, डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, मतलब जो चार्ज बह रहा है, जो प्रवाहित हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा क्यू हो जाएगा एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई। अब आगे बात करते हैं तो करंट क्या होती है, डेल्टा जो चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। सो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगी, आपकी करंट। और यहाँ से इसी फॉर्मूले को दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होगी वो क्या होगी, एन ई ए वी डी। मतलब दोनों तरफ अगर आप डेल्टा टी से डिवाइड करोगे तो एक साइड आपका डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हो जाएगा और दूसरी साइड में क्या होगा, डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर मैं इसी को करंट डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए होगा, और I को A से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, एन ई वी डी। वी डी क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। इफ ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देन मतलब मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है जिसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो वी डी है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, और जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सो करंट डेंसिटी इक्वल्स टू एन ई वी डी, एन ई वी डी। और यहाँ से आपका जो वी डी है वो होता है ई टो अपॉन एम। सो पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके एन ई स्क्वायर टो एम अपॉन इंटू ई। सो सिमिलरली अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं J और E के टर्म्स में, तो यहाँ पे मुझे कांस्टेंट मिलेगा सिग्मा, और
रूम कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सिग्मा है आपके पास वो क्या है आपका Ne²2/m, जो कि क्या होगा कांस्टेंट होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। सो J इज वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जो आपका करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, या तो वेक्टर ई की तरफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, या फिर करंट की तरफ, या फिर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन कंडक्टर। सो मैंने इस इक्वेशन को ब्रीफ करके क्या लिख दिया, वेक्टर जे इक्वल्स टू सिग्मा इनटू वेक्टर ई। सिग्मा इक्वल्स टू व्हाट, Ne²2/m, और ये क्या होता है कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, मतलब किसी चालक की चालकता। सिग्मा डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, मतलब जो सिग्मा है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे और उसकी टेम्परेचर पे। इनवर्स ऑफ सिग्मा इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, मतलब जो सिग्मा है उसका व्युत्क्रम क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी, मतलब प्रतिरोधकता। एंड सिग्मा रो इक्वल्स टू 1/सिग्मा, जो क्या बन जाएगा m/Ne² इंटू टो। सो यहाँ पे आप दूसरे टर्म्स में सेम पहले वाली इक्वेशन जो J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई था वो अब क्या बन गया, E इक्वल्स टू रो इंटू J। फॉर एग्जाम्पल अब एक क्वेश्चन लेते हैं। A copper wire of length 1 meter and radius 1 mm is joined in series with an iron wire of length 2 meter and radius 3 mm. A current passes through the wire. The ratio of current densities in copper and iron wire is, मतलब अपने को क्या करना है, दो वायर दे रखे, कॉपर का है जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर और उसकी रेडियस 1 mm है। उसी के सीरीज में क्या करा गया है, एक दूसरा आयरन का वायर अटैच किया गया है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और रेडियस कितना है 3 mm। इन दोनों वायर से हम क्या कर रहे हैं, करंट पास करवा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि कॉपर और आयरन वायर से जो करंट डेंसिटी होगी उनका रेशियो क्या होगा। सो सॉल्यूशंस में हम देखते हैं इसका कि वी नो दैट J इक्वल्स टू I अपॉन A, क्योंकि करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया। अब यहाँ पे जो I है वो कांस्टेंट है क्योंकि दोनों वायर से सेम करंट पास होगी, जितना एंटर होगी उतना ही लीव करेगी। सो यहाँ पे हमें पता चला जो J है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। So J copper upon J iron equals to area of ferrous upon area of copper। अब एरिया है तो वहां पे रेडियस का स्क्वायर होगा, रेडियस का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RFA अपॉन RCU का होल स्क्वायर। हमें पता है कि लेंथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा करंट डेंसिटी, तो यहाँ पे रेडियस आयरन की कितनी थी 3 mm और कॉपर की कितनी है 1 mm। तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9/1, मतलब जो रेशियो होगा आपका क्या होगा 9:1, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ए कंडक्टिंग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 3 × 10⁻23 पर मीटर चार्ज कैरियर्स, मतलब कि एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसमें पर मीटर क्यूब कितने चार्ज कैरियर्स हैं यहाँ पे 3 × 10⁻23। इफ वायर कैरीज ए करंट 24 मिली एम्पियर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कैरियर इज। चलो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होगा। तो VD हमें पता चल चुका था पहले कि I/NEA होता है, VD इक्वल्स टू I/NEA। यहाँ पे आपको करंट दे रखी है कितना फ्लो कर रही है 24 मिली एम्पियर, 24 मिली एम्पियर हमने पुट कर दिया। सेकंड इज N इज व्हाट, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितना है यहाँ पे 3 × 10⁻23 वो पुट कर दिया हमने। E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पुट कर दिया इनटू एरिया। अब एरिया आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें जो भी डेटा पुट करना है या तो हमें CGS में पुट करना पड़ेगा या फिर SI में पुट करना पड़ेगा। तो एरिया को हमने क्या किया SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करोगे सब कुछ तो आपके पास आंसर आएगा 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। चलो फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
In a wire of circular cross section with radius r, free electrons travel with a drift velocity v when a current I flows through the wire। मतलब किसी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जिसकी रेडियस क्या है, r है, और वहां से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, तो क्या करंट फ्लो कर रही है, I फ्लो करती है। What is the current in another wire of half of the radius and the some material when the drift velocity is 2v। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि जो सेम मटेरियल था उसकी अपन ने पर क्या कर दी, रेडियस को हाफ कर दिया, तो हमें पूछ रहा है कि उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, 2v है, तो वहाँ कितनी करंट फ्लो कर रही होगी। सो हमें पता था कि करंट जो होती है वो क्या होती है, NEAVT, और यहाँ पे एरिया को पुट करोगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सो आई डैश क्या हो जाएगा, NE पाई इंटू आर डैश स्क्वायर इंटू 2v, क्योंकि जो पहले करंट फ्लो कर रही थी वो आर रेडियस वाले से फ्लो कर रही थी, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v थी। अब नेक्स्ट वाली जो करंट निकालनी है हमें वो आई डैश हो गई, तो नेक्स्ट वाले जो कंडक्टर दे रखा है उसका शेप और साइज फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे NE पाई r/2, मतलब उसने क्या करा कि रेडियस हाफ कर दी सेकंड वाले केस में, और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी कर दी, 2v कर दी। तो यहाँ पे डेटा पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ n इंटू ई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और 2 से 4 कैंसिल आउट करोगे तो बाई 2 बचेगा। तो यहाँ पे जो करंट आएगी आपकी वो कितनी होगी, I/2। फर्दर एक और एग्जांपल, a potential difference of V is applied at the ends of copper wire of length L and diameter D on doubling only D ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब आपने क्या किया कि डायमीटर को क्या कर दिया, डबल कर दिया। डायमीटर को डबल कर दोगे तो क्या होगा, VD में क्या चेंज आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। सो हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, सक्सेसिव कोलिजन्स के ऊपर, तो डायमीटर का कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, सेम रहेगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, डज नॉट चेंज। फिर बात करते हैं हम रेजिस्टिविटी की, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था रो, वही अब एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। सो डेफिनेशन के अंदर बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है कि R इक्वल्स टू रो L/A होता है। जो ये रो है वो क्या चीज़ है, मतलब अगर आप कोई एक वायर ले लो जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, कोई वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, सो R जो होगा रो के इक्वल हो जाएगा। मतलब रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। मतलब यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ के कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। सो यूनिट एंड डायमेंशन, इट्स SI यूनिट इज ओम इनटू मीटर and its dimension formula is m1 l3 t-3 a-2। its formula is rho equals to m upon n e square 2। तो इस फॉर्मूले से आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो एक बार खुद से सॉल्व करके देखना है इसको। It can be defined as the ratio of electric field applied to its current density। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का रेशियो भी क्या होता है, रेजिस्टिविटी ही होता है। इट्स डिपेंडेंस, मतलब ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है वो देखते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस है उसकी अंदर की प्रॉपर्टी है क्या, रेजिस्टिविटी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आपका कंडक्टर है उसके शेप पर डिपेंड नहीं करती और साइज पे भी डिपेंड नहीं करती। इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी किस टाइप की है उसके लिए रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी, अलग अलग होगी। तो फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस द रेजिस्टिविटी आल्सो डिफरेंट।
फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर क्या होता है, कंडक्टिंग होता है, अच्छा, बहुत अच्छा वाला होता है। तो इसके लिए जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। और वो कितनी दे रखी है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और जो मैक्सिमम रेजिस्टिविटी होती है वो किसके लिए होती है, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज के लिए, जिसकी रेजिस्टिविटी होती है 10⁻16 ओम मीटर। मतलब अगर आप कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो करंट किस में से फ्लो करेगी, चांसेस किसके ज्यादा होंगे, जो ज्यादा कंडक्टिंग होगा, या फिर ज्यादा कंडक्टिंग नहीं है तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। सो रेजिस्टिविटी जिसकी कम है उससे करंट इजीली फ्लो कर जाएगा, और जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है वहां करंट बहुत हार्डली फ्लो करेगा। टेम्परेचर, जो आपका सेकंड पॉइंट है, टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर फॉर मेटल्स। रो टी इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इज दैट रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। मतलब जो मेटल्स हैं उनके लिए क्या होगा कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ रेज करेगी, बढ़ेगी। यहाँ पे जो अल्फा है वो अल्फा हम देखेंगे भी क्या होता है। सेकेंड जो जनरल इक्वेशन होता है रेजिस्टिविटी का वो है आपका रो टी इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, जहाँ पे रो नोट क्या है आपका, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड रो टी इज व्हाट, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टी डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी प्रतिरोधकता। T is what? The temperature difference between T and 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब तापांतर जो होगा T और 0 के बीच का। और अल्फा और बीटा है यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध के ताप गुणांक। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, मतलब जो अल्फा होता है वो हमेशा ही क्या होता है, बीटा से बड़ा होता है। एंड अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव फॉर मेटल्स एंड नेगेटिव फॉर नॉन मेटल्स। मतलब अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी वो मेटल्स के लिए क्या होगी, पॉजिटिव। तभी तो देखो इक्वेशन के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू लोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तभी तो मेटल्स के लिए क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। और नॉन मेटल्स में क्या होता है कि अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होते हैं, तो वो क्या करेंगे, इस मैग्नीट्यूड को कम कर देंगे जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे। तो यहाँ जो साइड में ग्राफ दे रखा आपको रो और टेम्परेचर का, तो मेटल्स के लिए क्या होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मान लो 0 पे उसकी कुछ रेजिस्टिविटी है यहाँ पे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेज करोगे, तो क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। फिर नॉन मेटल्स के लिए है, नॉन मेटल्स के लिए अभी बताया कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। तो यहाँ पे पर्टिकुलर 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या था, यहाँ पे रेजिस्टिविटी कुछ थी, तो टेम्परेचर हमने जैसे जैसे इसका रेज किया वैसे वैसे इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने लग गई, घटने लग गई। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो ध्यान रखना इसको कि मैग्नीन एलॉय जो होता है उसकी प्रैक्टिकली जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। उसका कंपोजिशन आपको दे रखा है कि 84% जिसमें कॉपर होता है, 12% क्या होता है मैग्नीज, एंड 4% क्या होता है निकिल। तो ध्यान रखना इस एलॉय के लिए क्या होता है, टेम्परेचर के ऊपर उसकी रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। थर्ड पॉइंट इज इम्प्योरिटीज एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो रेजिस्टिविटी पर इम्प्योरिटी मतलब कुछ मिला दे, अगर किसी मेटल या किसी कंडक्टर के अंदर कुछ मिला दे तो क्या हो जाती है, इम्प्योरिटी में काउंट होती है, अशुद्धि जिसको बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ इम्प्योरिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। अगर आप किसी कंडक्टर के ऊपर स्ट्रेस भी अप्लाई करोगे, मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करोगे, तो भी क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। और अगर आप उसमें कोई इम्प्योरिटी भी मिलाओगे तो क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। Effect of magnetic field. Magnetic field increases the resistivity of all metals except आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। मतलब आयरन, कोबाल्ट और निकल को छोड़ दे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हर मेटल के अंदर क्या करेगा, उसकी रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करेगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है कि रेजिस्टिविटी का जो इंसुलेटर होगा उसके लिए रेजिस्टिविटी हमेशा ही ज्यादा होगी, जो हमने प्रीवियसली देखा था क्वार्ट्ज के लिए होती है मैक्सिमम। फिर उसके बाद में आती है रेजिस्टिविटी एलॉय की।
उसके बाद में जो रेजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर्स की, देन फाइनली जो सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, कंडक्टर की, और मिनिमम किसके लिए यहाँ पे, सिल्वर के लिए, मतलब जो चांदी होती है। When a potential drop is applied on conductor, then no number of electron entering from negative side is always equal to number of leaving electron from the end. Thus conductor remains neutral by flow of current। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड से लीव कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, इन फिगर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन आई टो sigma rho j vde when moving from p to q at constant temperature। तो constant temperature पे हमें पता है कि I तो सिग्मा एंड रो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, जो कि हमने अब पहले डिस्कस कर लिया इस बारे में। सो जे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे। तो जहां एरिया ज्यादा होगा वहां करंट डेंसिटी कम होगी। तो P पे एरिया कम है, Q पे ज्यादा है, तो P पे करंट डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी Q के कंपैरिजन में। फिर बात करते हैं J करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ ज्यादा होनी चाहिए, बताओ। जहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा कहाँ होगी, जहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। करंट डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, P पे। तो P पे क्या होगी, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगी Q के कंपैरिजन में। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, करंट डेंसिटी पे। करंट डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, P पे। तो P पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। खुद से एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को फिर से। फिर बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ तो हमने ये बेसिकली 9th-10th क्लास के अंदर भी एक बार पढ़ा था कि V इक्वल्स टू आई आर जनरल इक्वेशन होती है ओम्स लॉ की। तो इसी को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर ब्रैकेट जो टेम्परेचर एंड लेंथ डू नॉट चेंज, देन द करंट इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कंडक्टर। मतलब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर और उसकी लेंथ अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, जो करंट पास कर रही होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पोटेंशियल डिफरेंस से। मतलब कंडक्टर पर आपने कितना पोटेंशियल लगाया है। सो यहाँ हमने जनरली एक इक्वेशन देखी थी, E इक्वल्स टू सिग्मा रो इनटू जे। तो यहाँ पे हमें पता है कि E की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन L। मतलब अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा आपका, V बाई एल, एंड J क्या बन जाएगा, I अपॉन ए जो होता है। तो यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो V अपॉन एल इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, रो I अपॉन ए। तो यहाँ पे हमने जो इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई किया तो क्या बन गया, V इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए इंटू आई। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो V है पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। सो R इक्वल्स टू व्हाट, रो एल अपॉन ए। और R जो है आपका उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या स्पेसिमेन। और जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। मतलब कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इनटू उसकी लेंथ अपॉन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। द SI यूनिट ऑफ R इज ओम। मतलब जो SI यूनिट है रेजिस्टेंस का वो क्या है, ओम। और उसका सिग्मा सिग्न जो साइन है वो आपको दिखा रखा है। और सर्किट में से किससे शो करते हैं, इस टाइप से, जो डायग्राम दे रखा है नीचे उस तरीके से। ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, जो कि रेड में लिखा हुआ है, मतलब कुछ तो बात है। तो डिस्कस करते हैं इसको अभी। तो होता क्या है कि द सब्सटेंस विच ओबेज ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिक सब्सटेंस। फॉर सच ओमिक सब्सटेंस ग्राफ बिटवीन V and I is a straight line as shown. The different temperatures
वी आई कर्व्स आर डिफरेंट। मतलब क्या है कि जो डिवाइस आप का या कंडक्टर या कोई भी मेटल हो जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, जो फॉलो करता है कि हाँ नहीं मुझे तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही चलना है, उनको क्या बोलते हैं हम? ओमिक डिवाइस बोलते हैं, ओमिक युक्ति जो बोलते हैं। तो सभी फॉलो करें ये जरूरी नहीं है, जो फॉलो करती है उनके लिए जो वी आई ग्राफ होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। अब वी आई ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दे रखा है तो थीटा, यहाँ पे जो स्लोप होगा लाइन का वो टेन थीटा बन जाएगा और v अपॉन आई इक्वल्स टू आर होगा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू जो होगी आर होगी। मतलब जिस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ज्यादा हुआ उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। ये ध्यान रखना, v वर्टिकल पे है और i जो है हॉरिजॉन्टल पे है। कई बार क्या होता है ग्राफ कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, तो v वर्टिकल में दे देता है, हॉरिजॉन्टल में दे देता है और i वर्टिकल में दे देता है। कंफ्यूज मत होना। जो कंपैरिजन दे रखा है यहाँ पे सेकंड ग्राफ में देखो कि दो ग्राफ है जो 1 एंड 2। 1 के लिए टेम्परेचर बोल रखा है T1 है और 2 के लिए टेम्परेचर दे रखा है T2। तो हमें पता है कि मेटल के लिए क्या होगा? डिफरेंट टेम्परेचर पे अलग अलग रेजिस्टेंस होगी और सेम मेटल यूज किया अलग अलग टेम्परेचर पे तो क्या होगा? उसकी रेजिस्टेंस हायर टेम्परेचर पे ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस जिसकी ज्यादा हुई उसी का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो जिसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप इसका ज्यादा है T1 वाले का, बिकॉज θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो क्या होगा? tan θ1 की वैल्यू भी क्या होगी? tan θ2 से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा आई? 1 की। सो R1 इज ग्रेटर देन R2। तो क्या बोल सकते हैं हम आराम से कि टेम्परेचर फर्स्ट वाले का क्या है? ज्यादा है किससे? सेकेंड वाले से। The device or substance which does not obey Ohm's law, for example glasses, crystal, rectifiers, thermonic valve, transistor, etc., are known as non-ohmic or non-linear conductor। मतलब जो डिवाइस आपका ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है वो डिवाइस क्या होती है? नॉन ओमिक होती है। और उनके एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, तो ध्यान रखना इनको कि ये डिवाइसेस कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। अब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगी तो क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं आएगा कभी भी। V और I के बीच में कभी भी स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं आएगा। इन दिस सिचुएशन द रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एट ए पर्टिकुलर voltage is known as static resistance, while the rate of change of voltage to the increase in current और चेंज इन करंट इज नोन एज डायनेमिक रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे आपको दो टाइप की रेजिस्टेंस और बता दी इसने। तो क्या होती है स्टैटिक रेजिस्टेंस? स्टैटिक रेजिस्टेंस में क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर, स्टैटिक रेजिस्टेंस में क्या होगा? किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर जो V अपॉन आई की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? आपकी स्टैटिक रेजिस्टेंस, जो कि ग्राफ में दे रखी है। यहाँ देखो इसने लाइन से काट रखा है, तो यहाँ पे मान लिया उसने कि वोल्टेज कितना था V और करंट कितनी फ्लो कर रही है यहाँ पे I। तो यहाँ पे जो स्टैटिक रेजिस्टेंस होगी वो V अपॉन आई और जिसकी वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन tan थीटा की, क्योंकि I अपॉन V क्या होता है? tan थीटा। ध्यान रखना। सेकंड जो है आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस में क्या करते हैं हम? एवरेज लेते हैं कि टोटल चेंज इन वोल्टेज अपॉन टोटल चेंज इन करंट। तो यहाँ से चेंज जो होगा वो क्या होगा? 1 अपॉन tan phi के इक्वल। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है ये। From the graph between I and V shown, identify the portion corresponding to negative resistance। मतलब आपको वो पार्ट फाइंड करना है जहां पे आपकी रेजिस्टेंस नेगेटिव होगी। रेजिस्टेंस नेगेटिव होने का मतलब कि आपको डेल्टा V अपॉन डेल्टा I की वैल्यू क्या चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। तो देखो यहाँ से हम देख रहे हैं तो जो वोल्टेज है वो कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। अब वो लीनियरली नहीं बढ़ रहा तो उससे हमें मतलब नहीं है, बट वोल्टेज जो आपका है वो बढ़ रहा है। लेकिन करंट जो है डिक्रीज कहाँ कर रही है इस ग्राफ में? ए से सी तक बढ़ रही है, डी से ई तक फिर बढ़ रही है। तो सी से डी वाले पार्ट में करंट की वैल्यू, चेंज इन करंट जो है वो आपका क्या होगा? नेगेटिव। बट यहाँ पे चेंज इन वोल्टेज क्या होगा? पॉजिटिव। सो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट की वैल्यू जो आएगी आपकी नेगेटिव आ जाएगी।
सो नेगेटिव स्लोप बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप बनेगा तो क्या होगा, आर की वैल्यू नेगेटिव होगी। नेक्स्ट एग्जांपल इज द VI graph for a conductor at temperature T1 and T2 are shown in figure. Find T2 minus T1. Sorry, T2 minus T1 is proportional to। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसे। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, तो ऑप्शन देख के आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट बात करते हैं इसको सॉल्यूशन की। तो हमें पता है कि जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर की। किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर की। तो फ्रॉम फिगर डायग्राम जो आपको दे रखा है उसमें अगर आप बात करें पहले वाले के लिए रेजिस्टेंस, तो पहले वाले के लिए रेजिस्टेंस T1 होगी जो कि प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेन थीटा के। यहाँ पे आप देख रहे हो R1 जो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर T1 के, जो आगे इसको हमने किया तो रेजिस्टेंस जो होगी वो तो टेन थीटा होगी। तो टेन थीटा क्या प्रोपोर्शनल हो गया T1 के। सो टेन थीटा इक्वल्स टू K इंटू T1 हमने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। K क्या है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, कुछ भी मान सकते हैं। सेम सिमिलरली जो आपका रेजिस्टेंस 2 है आपका, तो वो R2 क्या होगा, T2 के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ R2 की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा। पर ये थीटा कौन सा होगा, I के साथ जो बनेगा। अब I के साथ कितना बन रहा है T2 का, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ 10 90 माइनस थीटा इक्वल प्रोपोर्शनल टू T2। तो 10 90 माइनस थीटा आपको पता ही है, प्रॉपर्टी है, कोट थीटा बन जाता है। तो यहाँ कोट थीटा इक्वल्स टू क्या बना, K T2। दोनों इक्वेशन को अगर सोल्व करें, हम क्या करें कि इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, K T2 माइनस T1 इक्वल्स टू कोट थीटा माइनस टेन थीटा। सो T2 माइनस T1 क्या बन जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये इक्वेशन है, आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, cos एलसीएम लोगे तो साइन थीटा cos थीटा एलसीएम आ जाएगा आपका। सो इसको सोल्व किया तो क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। तो जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो क्या बन जाता है, cos 2 थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। तो ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो नीचे क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा, जिस जो कि किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के। तो आपके पास क्या बनेगा, 2 cot 2 थीटा, 2 cot 2 थीटा। तो यहाँ से आपकी जो प्रोपोर्शनलिटी है, और मैंने यहाँ k को गायब कर दिया था क्योंकि मुझे पता है कि प्रोपोर्शनलिटी तो थीटा के अंदर निकालनी है। सो T2 माइनस T1 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, cot 2 थीटा के। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आप कंडक्टर के ऊपर किस तरीके से पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपको जो कंडक्टर है रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जैसे मान लो ये आपके पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड मतलब एक घनाभ है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग, तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट है। तो जैसे कि इस वाले फर्स्ट वाले सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट वाले सेक्शन में क्या होगा, करंट को कितनी डिस्टेंस पार करनी पड़ेगी, b डिस्टेंस। क्योंकि जो रेक्टेंगल जो आपका है वो कौन सा काम में आएगा, a इंटू सी एरिया वाला। तो b जो लेंथ हो जाएगी, यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी, और एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका a इंटू सी। सो रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस गोज टू रो एल अपॉन ए। एल कितना है b, और एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका a इंटू सी। सिमिलरली सेकेंड डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो क्या होगा कि जो करंट है उसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, a डिस्टेंस, मतलब लेंथ कितनी हो गई, a हो गई। एरिया कौन सा काम में आएगा, b इंटू सी वाला। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, रो a अपॉन b इंटू सी। सिमिलरली थर्ड वाला है तो आप अटेम्प्ट करना इसको। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। मतलब जो आपकी रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है वो हमें देखना है। एज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी स्पेसिमेन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टिविटी which varies with temperature and also resistance varies with temperature। मतलब जो रेजिस्टिविटी है
उसी के प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो आपकी रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। तो जनरलाइज करेंगे तो आप जो रेजिस्टेंस है किसी भी टी टेम्परेचर पर, वो क्या हो जाएगी आपकी आर टी इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। और थोड़े से वो छोटे से टेम्परेचर के लिए क्या करते हैं, हम इसको बीटा को जीरो मान लेते हैं कि बीटा नहीं चेंज होगा, बिल्कुल वही जीरो है वो। तो आर टी क्या बन जाएगा यहाँ पे आर नोट 1 प्लस एल्फा इंटू टी। बट ध्यान रखना ये बहुत स्मॉल टेम्परेचर के लिए है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो यहाँ पे आपकी अल्फा की बात चल रही थी, अब अल्फा की बात करते हैं, अल्फा क्या चीज है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मान लो R1 और R2 जो रेजिस्टेंस है किसी सब्सटेंस की, वो T1 और T2 टेम्परेचर पे है। मतलब T1 टेम्परेचर पे तो कितनी है R1 रेजिस्टेंस, और T2 टेम्परेचर पे कितनी है R2। और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है वहाँ पे अल्फा है। तो अल्फा कैलकुलेट करना है हमें। अब अल्फा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमें पता है कि आर नोट जो होगी वो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, और T1 टेम्परेचर पे निकालना है तो वो R1 दे रखी है, और T2 टेम्परेचर पे R2 दे रखी है। तो यहाँ पे इक्वेशन हमने लिख लिया R1 इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस एल्फा T1। एंड सेकेंड इक्वेशन जो हमने लिखी है वो R2 इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस एल्फा T2। दोनों इक्वेशन को फर्स्ट में 2 से डिवाइड कर दिया तो R1 बाई R2 आएगा। और इस इक्वेशन को आप आगे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा एल्फा इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। तो ये जो ग्राफ आपको दे रखा है कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ कैसे रेज करती है उसका दे रखा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आर टी है वो क्या है आर नोट 1 प्लस एल्फा टी, मतलब ये लीनियरली चेंज होगा कुछ टेम्परेचर तक, उसके बाद में ये डिफरेंट तरीके से होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आर नोट मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखोगे तो आर नोट टेम्परेचर रेजिस्टेंस होगी, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर रेज करोगे यहाँ जो आर टी है किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस वो प्रोपोर्शनल है टी के मतलब टेम्परेचर के, और लीनियर प्रोपोर्शनल मतलब एक घात के समानुपाती होता है। तो क्या होती है वहाँ पे सरल रेखा बनती है यहाँ पे, इसलिए ये क्या बन रही है स्ट्रेट लाइन सरल रेखा बन रही है। यहाँ पे हमने जो अल्फा की बात करी वो क्या करा कि किसी टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट मान लिया, मतलब सभी टेम्परेचर्स के लिए क्या मान लेते हैं कि अल्फा क्या है कांस्टेंट है, बट अल्फा भी क्या करता है वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। स्मॉलर बहुत छोटे टेम्परेचर, बहुत एकदम बिल्कुल छोटे से टेम्परेचर में तो क्या होता है अल्फा की वैल्यू नहीं चेंज होती। मतलब जैसे जैसे आप हायर टेम्परेचर पे जाओगे, ज़्यादा टेम्परेचर पे जाओगे तो वहाँ पे आपका अल्फा भी आपको धोखा देने लगेगा। तो क्या होगा कि मान लिया कि आर टी जो रेजिस्टेंस है किसी टेम्परेचर पे है तो आर टी इक्वल्स टू क्या कर दिया आपने आर नोट 1 प्लस एल्फा इंटू टी। अब दोनों साइड आप क्या करोगे डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी आर टी बाई डी टी इक्वल्स टू एल्फा इंटू आर नोट बनेगा, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और एल्फा टी का डिफ्रेंशिएशन एल्फा, तो वहाँ बचेगा सिर्फ एल्फा जो आर नोट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि अल्फा जो है 1 अपॉन आर नोट डी आर टी बाई डी टी, मतलब हायर टेम्परेचर पे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इज नोन एज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आगे बात करते हैं वाई कंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस, मतलब कंडक्टर जो होते हैं उनमें रेजिस्टेंस क्यों होती है। तो रेजिस्टेंस होने का रीजन जो है वो आप देखेंगे। रेजिस्टेंस मींस द हिंड्रेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसमें जो बाधा आ रही है एक तरीके से, जो रोक रहा है उसको, हिंड्रेंस मतलब रुकावट एक तरीके से। तो रेजिस्टेंस क्या करता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है रोकने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन इन द मोशन कोलाइड्स विद पॉजिटिव आयंस एंड देमसेल्व्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे किसी कंडक्टर में, जब आप क्या करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन खुद से नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन से भी टकराएंगे, और क्या होगा पॉजिटिव आयन से भी कोलाइड करते हैं। तो क्या होता है कि जब कोलिजन होगी तो क्या होगी एक तरीके से रेजिस्टेंस आएगी उनके मोशन में, और वो मोशन में जो रेजिस्टेंस ही है वही क्या होती है
आपकी रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस मेनली अकर ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ द पॉजिटिव आयंस। ये तो ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस मेनली ऑफर्ड होती है वो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के बीच में कोलिजन की वजह से। सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या चीज होती है? तो मान लो कोई ऐसा कंडक्टर है जो कि रेजिस्टेंस ही नहीं दे रहा है ना, तो रेजिस्टेंस नहीं देगा तो क्या होगा कि मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? आराम से फ्लो करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स जब बिना रुकावट के फ्लो करेंगे तो क्या होगा? उसको अपन बोलते हैं सुपर कंडक्टर। मतलब एनी सब्सटेंस which offers zero resistance is called as superconductor. सो सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? उसमें रेजिस्टेंस बढ़ती है, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उसका तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए आप क्या करते हैं? उसका टेम्परेचर मिनिमम रखते हैं। तो मरकरी के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है जहाँ पे वो सुपर कंडक्टर बन जाता है वो कितना है? 4.2 केल्विन। अब ये ध्यान रखना, यूनिट जो है केल्विन है, तो 4.2 केल्विन जो है बहुत ही कम प्रैक्टिकल टेम्परेचर है आपके पास। तो इस टेम्परेचर पे क्या करता है, जो मरकरी है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। मतलब आप मरकरी से करंट पास करवाने की कोशिश करोगे तो विदाउट एनी रेजिस्टेंस वो क्या करेगी? फ्लो कर जाएगी। सर्टेन एलॉयज बिकम सुपर कंडक्टर एट रेदर हाई टेम्परेचर। कुछ एलॉयज ऐसे भी हैं जो हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं? सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज जीरो एंड द करंट वंस स्टेबलाइज्ड इन क्लोज्ड सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स रेजिस्ट फॉर वीक्स। मतलब अगर मान लो किसी सर्किट में एक बार सुपर कंडक्टर बन गया, कुछ जो आपका एलिमेंट है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर गया, तो उसमें एक ऐसी करंट स्टेबलाइज हो जाएगी, वो चलती जाएगी, मतलब वो रुकने का नाम ही नहीं लेगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या है? बैटरी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सुपर कंडक्टर में अगर आपने एक बार करंट फ्लो करवा दी तो क्या होगा? वो करंट फ्लो करती ही रहेगी। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। The resistance of a wire at 20 degree centigrade is 20 ohm and 500 degree centigrade is 60 ohm. At which temperature resistance will be 25 ohm? अच्छा क्वेश्चन है। टेम्परेचर के ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। तो हमें पता था कि जो R1/R2 होगा वो क्या होगा? 1/α T1 + 1/α T2। यहाँ पे आपको अल्फा नहीं दे रखा है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहले अल्फा कैलकुलेट करेंगे। तो इस इक्वेशन में आप डेटा पुट करोगे, जैसे कि R1 जो है 20 है, T1 कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये डेटा पुट करने के बाद आपके पास क्या होगा? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू आने के बाद में आप क्या करोगे? फाइनल इक्वेशन सेम वही रिपीट करना है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 थी तो 25 मान लिया किसी टी टेम्परेचर पे होगी। तो इसमें आप डेटा पुट जब करोगे तो आपके पास टी की वैल्यू आएगी 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड एग्जाम्पल, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन इज 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मैग्नीन क्यूब हैविंग लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, फिर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के विदाउट भी कर सकते हैं, बिकॉज आर जो होता है वो क्या होता है? ρL/A। एल आपको पता ही है क्योंकि साइड आपको पता चल गई। एरिया क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप डेटा पुट करोगे इसके अंदर तो आपके पास जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी आएगी? 10⁻⁻6 ओम। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं। थैंक यू।